हेलो एवरीवन, नेक्सस सिविल जोन के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत। मैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हूं और आज के टॉपिक का हमारा जो शीर्षक है वो है विधान मंडल। देखो, प्रीवियस 2 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हमने राज्यपाल और सेकंड क्लास में मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की थी। आज विधान मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ या जितने भी जो रिसेंटली पीवाईक्यूज हो रहे हैं उनके बेस्ट पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जहाँ पर स्टेट पॉलिटी का पोर्शन होता है, वहाँ पर विधानमंडल से 100% एक क्वेश्चन आता ही है। 100% नॉर्मली एक से अधिक क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ से। और आजकल आरपीएससी का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है विधानमंडल, वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप है। सीधे क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं पूछे जा रहे हैं, जो हम परंपरागत रूप से पढ़ रहे थे उनसे हटकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पेशली कहाँ से? विधानमंडल की जो प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम है 1956, वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट जो ओरिजिनल नियम है 1956 वाला, वहां से आरपीएससी क्वेश्चन पुट कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए आरपीएससी का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसी के अनुरूप हमें भी अपनी तैयारी को बदलने की जरूरत है, कंटेंट को बदलने की जरूरत है, जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा रहे हैं उनको भी बदलने की जरूरत है। तो अपनी जो आज की क्लास रहने वाली है वो जो नवीनतम ट्रेंड है उसी के अनुरूप रहेगी। बिल्कुल क्वेश्चन है वो नए क्वेश्चन लाए गए हैं। देखो, थोड़ी सी क्लास आई थिंक लंबी होने वाली है। थोड़ी सी क्वेश्चनों की संख्या इसमें हमने परंपरागत रूप से हम 25 क्वेश्चन ले रहे थे, इसमें 40 के आसपास क्वेश्चन है, तो क्लास लंबी होगी, ऑब्वियस बात है। ठीक है, परंतु इसमें सबसे मजे की बात यह है कि इसमें बहुत सारे नए क्वेश्चनों का समावेश किया गया है जो अब तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ना उनके बारे में आपको जानकारी है, ना पढ़ा होगा, और ना ही हमारे पास अभी तक कोई कंटेंट अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं या तैयार किए हैं टीम ने, वो क्वेश्चन बिल्कुल आउटडेटेड क्वेश्चन है या बिल्कुल बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे 100%, क्योंकि जिस ऑथेंटिक सोर्स के आसपास आरपीसी क्वेश्चन पूछ रही है उन्हीं के आसपास से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। इसका मतलब वहां से पहले क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हो सकता है इन फ्यूचर अगला जो नंबर है तो अपने इन क्वेश्चनों से या टॉपिकों से हो सकता है। सारे के सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक सोर्स से बने हैं, और जो ऑथेंटिक सोर्स आरपीएससी वैसे ही किताब कह रही है मूल किताबें पढ़ो, ऑथेंटिक सोर्स पढ़ो, और वहीं से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, तो वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इस क्लास से आने वाले एग्जामों में 100% एक दो या जितने भी क्वेश्चन है वो बनेंगे, और क्वेश्चन बिल्कुल नए बनेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल आप पूरी क्लास देखना, 2 घंटे में आपको 100% 40 में से 5-7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल नए हैं। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में साथ में ऐड कर लेना, और मैं उसके साथ जो नए क्वेश्चन है उनकी पूरी व्याख्या भी आपको साथ में बताऊंगा। तो एक क्वेश्चन नहीं होगा, उसके साथ सारी एडिशनल जानकारी मिलेगी, तो आपका एक टॉपिक के बारे में आपको काफी नए फैक्ट है वो मिल जाएंगे, और वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है, सीधा सा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया हुआ है? किसके बारे में बात करें? विधान परिषद की संरचना के बारे में। हम सब जानते हैं कि जो विधान मंडल होता है उसमें दो चीजें होती है। एक होती है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। विधान परिषद, अब देखो, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य में ये दोनों सदन हो। किसी राज्य में ये एक है और किसी राज्य में ये दोनों सदन है। ये अपने डिपेंड करता है राज्य सरकार पे कि वो कितने सदन चाहती है। ठीक है, तो कुछ राज्यों में एक सदन है और कुछ राज्यों में, भारत के जैसे बात करें तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, तो विधानमंडल के अंतर्गत दो चीजें होती है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, अगर पूछा जाए विधानमंडल किन से बनती है, तो इसमें एक और चीज आ जाएगी, वो अपना होगा गवर्नर। जैसे हम संसद के संदर्भ में पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट में यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब ये पूछ रहा है कि राज्य के विधान परिषद की संरचना का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? तो जो संरचना है विधान परिषद की, चलो नया पेज ले लेते हैं। विधान परिषद की संरचना, देखो इस टॉपिक से विधान परिषद की जो संरचना वाला है, यहां से आरपीसी या फिर अधीनस्थ बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल की बात करें
तो आर्टिकल 171 अनुच्छेद 171। ठीक है, अब इसकी संरचना में ये दो चीज लिख रखा है कि अधिकतम संरचना जहां पर भी होगी दो चीजें होगी, अधिकतम सदस्यों की संख्या और न्यूनतम अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या में यह दे रखा है कि संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल सीटों की 1/3 से अधिक नहीं होगी। संबंधित राज्य में, जिस राज्य में विधान परिषद स्थापित करनी है, सर्जित करनी है, उस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं उसके 1/3 तक होगी हाईएस्ट सीटें। जैसे राजस्थान के संदर्भ में बात कर लें तो राजस्थान में अगर विधान परिषद का निर्माण करना हो तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? राजस्थान में विधानसभा की संख्या, सीटों की संख्या 200 का 1/3 लगभग कितना हो गया? 67। तो इसका मतलब क्या हो गया कि राजस्थान में अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 67। किसी राज्य में मान लो 90 सीटें हैं जैसे हरियाणा में, तो 1/3 मतलब क्या हो गया? 30। अगर हरियाणा में विधान परिषद का निर्माण गठन करना हो तो उसमें अधिकतम सीटें कितनी होगी? 30 सीटें होगी। मतलब विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 है वो अधिकतम सीट हो सकती है। ये तो अधिकतम की बात हो गई। न्यूनतम, न्यूनतम में वही है जो हमने मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में पढ़ा था। न्यूनतम इसमें सीटें कितनी हो सकती हैं? 40 सीटें हो सकती है। न्यूनतम कितनी होगी? 40 सीटें। ठीक है, ये हो गया अपना विधान परिषद की संरचना। इसके बाद में विधान परिषद में जो सदस्य चुन के आएंगे वो किस आधार पर चुनेंगे, उनको कौन चुनेगा, ठीक है, कौन मनोनीत करेगा, किस टाइप से होंगे, उनके बारे में देख लेते हैं। संरचना में कौन कौन होंगे? तो विधान परिषद के जो कुल सदस्य होंगे, कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य है वो स्थानीय निकायों से चुने जाएंगे। कहां से? स्थानीय निकायों से चुने जाएंगे। ठीक है साहब, 1/3 चुन लिए गए। इसके बाद में जो 1/3 सदस्य हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। मतलब इसके बाद में 1/12 सदस्य जो विश्वविद्यालय होता है, विश्वविद्यालय के स्नातकों द्वारा, स्नातक। 1/12 सदस्य हैं वो अध्यापकों द्वारा, अध्यापकों द्वारा। और अध्यापक कौन से होने चाहिए? कम से कम माध्यमिक स्तर के होने चाहिए। और 1/6 सदस्य है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यपाल द्वारा क्या होते हैं? नॉमिनेट होते हैं। अब राज्यपाल किनको नॉमिनेट करेगा? जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा व सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति को, वह सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति को राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। ये अपने विधान परिषद की संरचना होगी। इनमें से ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, मैचिंग में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, किसी रूप में। तो विधान परिषद के बारे में क्या पढ़ा? अनुच्छेद 171। ठीक है, विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3। न्यूनतम कितनी होगी? 40 होगी। इसके बाद में कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य वो स्थानीय निकायों से चुने जाएंगे। कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। कुल सदस्यों का 1/12 सदस्य विद्यालय, जो विश्वविद्यालय के स्नातक है कम से कम 3 वर्ष वाले, उनसे चुने जाएंगे। 1/12 सदस्य जो मास्टरों द्वारा चुने जाएंगे। और 1/6 सदस्य है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। यहाँ तक बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राज्यपाल किनको मनोनीत करेगा? जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा एवं सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए हो। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में जो 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो होते हैं क्रमशः, यहाँ पे आ जाएगा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन की जगह कुछ और वर्ड आ जाएगा। ठीक है, खिलाड़ी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, ये 5 वर्ड है, हमें एग्जैक्ट याद होने चाहिए।
ये हो गई अपनी विधान परिषद की संरचना के बारे में। अनुच्छेद 171 हमने पूरा कर लिया। अगर विधान परिषद के बारे में बात करें तो वर्तमान में भारत के 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? बिल्कुल सिंपल से। सबसे पहले कर्नाटक। कर्नाटक के पास कौन सा पड़ता है राज्य? महाराष्ट्र। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र हो गए। एक अपना हो गया यूपी बिहार। यूपी के पास बिहार। इसके बाद में एक अपना है राज्य आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का राज्य कौन सा है? अलग हुआ है, वो है तेलंगाना। ठीक है, तो 6 राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वर्तमान में भारत के 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है वो कार्यरत है। ठीक है, तो ये अपने विधान परिषद के बारे में जो भी जानकारी थी वो सारी क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन क्या पूछा? विधान परिषद की संरचना, तो अनुच्छेद 171 में इसका उल्लेख है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा सत्रहोत की सूचना सचिव प्रत्येक सदस्य को नियत तारीख से 14 दिन पूर्व देगा। एक कैलेंडर वर्ष में समस्त सत्रों की बैठक कुल संख्या 60 से कम नहीं होगी और 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, सत्राउत और सत्रावसान के बारे में है। तो हम जानते हैं आर्टिकल कौन सा है? राज्यपाल सत्र को आहूत कर सकता है। सत्राउत, सत्रावसान कौन सा आर्टिकल है? किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। पहली चीज तो ये आर्टिकल है 174। सत्र आहूत, सत्र आहूत यानी सत्र प्लस आहूत, संधि हो गई। आहूत का हिंदी में मतलब होता है बुलाना, मतलब सत्र को बुलाना। सत्रावसान, सत्र प्लस अवसान, अवसान का मतलब क्या होता है? समाप्त करना, यानी सत्र को समाप्त करना। किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ठीक बात। तो पहली बात तो ये हो गई कि सत्र बुलाता कौन है, सत्र अवसान कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, 2 सत्र होते हैं, 2 सत्र होते हैं, उनके मध्य अधिकतम अवधि है वो कितनी होगी? 6 माह। 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि कितनी होगी? 6 माह होगी। इससे ज्यादा 2 सत्रों के मध्य अवधि नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद में जब भी सत्र आयोजित किए जाएंगे, सत्र आयोजित किए जाएंगे, ध्यान रखना। तो जैसे विधानसभा के सत्र आयोजित होंगे, जैसे मान लो राजस्थान में विधानसभा के सत्र आयोजित होंगे, तो सत्र आयोजित होंगे तो सदस्यों को वहां पहुंचना होगा, एमएलए को वहां पहुंचना होगा। तो एमएलए कैसे पहुंचेंगे? तो इसके लिए एमएलए को क्या दी जाती है? सूचना दी जाती है। और ये सत्र आयोजित करने की जो सूचना है, पहली चीज, ये सूचना देता कौन है? यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सूचना देगा कौन? सचिव। जहां पर भी सचिव आएगा इसका मतलब वो कौन सा सचिव है? विधानसभा सचिव है। विधानसभा सचिव द्वारा 21 दिन पूर्व प्रत्येक एमएलए को सूचना दी जाती है। कितने दिन पहले? 21 दिन। मान लो 21 मार्च को, या फिर कहेंगे 21 फरवरी को बजट, सॉरी, कोई सत्र आयोजित हो रहा है, कोई भी सत्र, तो 21 दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को विधानसभा के सचिव द्वारा प्रत्येक एमएलए को सूचना दी जाएगी। तो सूचना कितने दिन पहले एमएलए को दी जाएगी? 21 दिन पहले। सूचना देने का काम कौन करेगा? विधानसभा का सचिव करेगा। एक और ध्यान रखना, एग्जाम में कोई भी अगर क्वेश्चन आए जहां पर सूचना देने की बात हो, सूचना देने का काम कौन करेगा? सूचना देने का काम हमेशा विधानसभा में विधानसभा का सचिव करेगा। कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आ जाए तो अपने ये सीधा कर लेना है, विधानसभा सचिव द्वारा सूचना वाला आए तो विधानसभा सचिव आंसर है, मान के चलो। ठीक है, तो ये विधानसभा सचिव द्वारा 21 दिन पहले सूचना दी जाती है। अपना क्वेश्चन क्या है? राज्यपाल द्वारा सत्रावत की सूचना सचिव प्रत्येक सदस्य को नियत तारीख से 21 दिन, ये कितना हो जाएगा? 21 दिन पहले हो जाएगा। तो ये अपना हो गया गलत। सेकंड कह रहा है कि एक कैलेंडर वर्ष में समस्त सत्रों की बैठक की कुल संख्या 60 से कम होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कितनी होनी चाहिए? कम से कम एक वर्ष में 60 है जो कि बैठक आयोजित होंगी। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में कितने सत्र आयोजित होते हैं? राजस्थान में 3 सत्र आयोजित होते हैं। सबसे पहले बजट सत्र, उसके बाद में मॉनसून सत्र और उसके बाद में लास्ट में शीतकालीन सत्र। 3 सत्र आयोजित होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होगी? बैठक की संख्या 60 से कम नहीं हो सकती। फिर 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, अभी चर्चा कर ली थी। ये पूछता है सही कूट कौन सा है, तो 1 और 2 हमारा सही है। आंसर हो गया, सॉरी 2 और 3, आंसर सी हो गया। यहाँ पर 21 दिन था, इसीलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला प्रश्न,
स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वही आ गया राजस्थान की विधानमंडल की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा हम इसके बारे में पोस्टमार्टम करेंगे। स्थगन प्रस्ताव के बारे में पूछ रहा है। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 50 में अध्यक्ष की अनुमति से यह प्रस्ताव पेश किया जाता है। सदन में प्रस्ताव पर विचार किए जाने की अनुमति हेतु कुल सदस्यों के 20% सदस्यों की सहमति आवश्यक है। स्थगन प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है। चलो, स्थगन प्रस्ताव के बारे में जितनी जानकारी है वो सारी मैं दे देता हूं आपको। स्थगन प्रस्ताव, सबसे पहले ये जो प्रस्ताव है इसको देख लेते हैं। ये कहां पर है? विधानमंडल की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 1956 1956। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में विधानमंडल की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम है वो कब बनाए गए, तो ये अपने नियम कब बनाए गए? 1956 में। तो इसको आपको ध्यान रखना, कब बनाए गए? 1956 में। पहले ठीक है। अब स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाएगा? कोई गंभीर लोक महत्व का विषय हो, गंभीर लोक महत्व का विषय होना चाहिए। ठीक है साहब, गंभीर लोक महत्व का विषय हो। किसके द्वारा लाया जाएगा? विपक्षी दल द्वारा लाया जाएगा। किसके द्वारा लाया जाएगा? विपक्षी दल द्वारा लाया जाएगा। और किस विषय पर? गंभीर अगर लोक महत्व का विषय हो। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसे कोई इमरजेंसी वाला क्वेश्चन हो गया तो उस स्थिति में ये लाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में सबसे पहले नियम कौन सा है स्थगन प्रस्ताव के लिए? तो नियम है अपना 50। नियम कौन सा है? 50। विधानमंडल की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी 1956 का नियम 50 है, उसमें स्थगन प्रस्ताव का उल्लेख है। स्थगन प्रस्ताव गंभीर लोक महत्व के विषय पर लाया जाता है। कौन लाता है? विपक्षी दल लाता है। ठीक है। इसके बाद में जब ये स्थगन प्रस्ताव लेके आया जाता है विधानसभा के अंतर्गत है, तो विपक्षी दल का जो सदस्य प्रस्तावक होता है वो सबसे पहले किसको कहेगा? विधानसभा अध्यक्ष को कहेगा। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति मिलनी चाहिए सबसे पहले। अगर विधानसभा अध्यक्ष है जो कि इसको अनुमति नहीं देता तो ये प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो जाता है। मान लो विधानसभा अध्यक्ष ने अनुमति दे दी, उसके बाद में इस प्रस्ताव को सदन में रखने के लिए यानी विधानसभा में रखने के लिए विधानसभा के 1/10 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, वोटिंग के लिए नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा ठीक है मैं रख दूंगा, उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष कहेंगे कि भाई 1/10 सदस्य अगर कह रहे हैं, 1/10 मतलब 10% सदस्य अगर कह रहे हैं कि हाँ इसको प्रस्ताव को सदन में रखा जाना चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद में सदन में इसमें रखा जाता है। सदन में रख दिया, उसके बाद में इसमें क्या होगी? बहस होगी। क्या होगी? बहस होगी। ठीक है। बहस का मतलब क्या हो गया? पक्ष और विपक्ष अपने तर्क देंगे। सरकार अपने विपक्ष बताएगी और विपक्षी दल है वो अपने तरीके बताएगी। ठीक है। उसके बाद में राज्य सरकार क्या देगी? जो प्रस्तावक है उस प्रस्तावक को राज्य सरकार द्वारा रेस्पॉन्ड दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा क्या दिया जाएगा? जवाब दिया जाएगा। तो राज्य सरकार द्वारा जवाब दिया जाएगा। अगर प्रस्तावक राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट है तो वह स्थगन प्रस्ताव को वापस ले लेगा। अगर प्रस्तावक राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो उस स्थिति में फिर क्या होगी? वोटिंग होगी। क्या होगी? वोटिंग। और वोटिंग में अगर स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पारित होने पर सरकार क्या होगी? गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर स्थगन प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस स्थिति में सरकार गिर जाती है। ठीक है।
अब स्थगन प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो उसकी सूचना है वो 3 व्यक्तियों को दी जाएगी। किसको दी जाएगी? सूचना 3 लोगों को दी जाएगी। और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला सूचना दी जाएगी विधानसभा अध्यक्ष को। किसको दी जाएगी? विधानसभा अध्यक्ष को। एक सूचना दी जाएगी संबंधित मंत्री को। किसको दी जाएगी? संबंधित मंत्री को। और थर्ड सूचना दी जाएगी अपने सेक्रेटरी को, सचिव को। इन 3 लोगों को सूचना दी जाएगी। और ये अपना हो गया स्थगन प्रस्ताव पूरा। क्या हो गया? स्थगन प्रस्ताव कंप्लीट। क्या है स्थगन प्रस्ताव? विधानमंडल की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 1956 के नियम 50 में इसका उल्लेख है, पहली चीज। दूसरा, गंभीर लोक महत्व के विषय पर यह लाया जाता है। फिर विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है। अगर विधानसभा का अध्यक्ष अनुमति दे देता है तो कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों की सहमति के बाद सदन में रखा जाएगा। उसके बाद में इसमें बहस होगी, वाद विवाद होता है। फिर राज्य सरकार द्वारा जवाब दिया जाता है। अगर राज्य सरकार के जवाब से प्रस्तावक संतुष्ट हो जाता है तो वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता है। और अगर विपक्षी दल का जो प्रस्तावक है वो राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो उसके बाद में वोटिंग होती है। और वोटिंग अगर पक्ष में हो गई यानी प्रस्ताव पारित हो गया, पारित होने के बाद में सरकार गिर जाएगी। इसकी सूचना है स्थगन प्रस्ताव की लाने से पहले 3 लोगों को दी जाती है, विधानसभा का अध्यक्ष, संबंधित मंत्री और सचिव। और यही अपना स्थगन प्रस्ताव वाला टॉपिक पूरा हो गया। अब इसमें से किसी भी टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1/10 सदस्यों की सहमति इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर राजस्थान में स्थगन प्रस्ताव लाना हो, स्टेटमेंट में इस टाइप में क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में स्थगन प्रस्ताव लाने हैं तो सदन के कुल कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो राजस्थान में 200 सदस्य, 200 का 10% कितना हो गया भाई? 20। तो राजस्थान के 20 एमएलए अगर कहेंगे तो उसके बाद में इसको सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप में भी पूछा जा सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी? तो स्थगन प्रस्ताव के बारे में जो जानकारी थी वो सारी आपको मैंने दे दी। पहला स्टेटमेंट, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 50 में अध्यक्ष की अनुमति से यह प्रस्ताव पेश किया जाता है। बिल्कुल सही है, नियम 50 है और अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। सदन में प्रस्ताव पर विचार किए जाने हेतु कुल सदस्यों के 20% सदस्यों की सहमति आवश्यक है। 20 नहीं है, कितने सदस्यों की आवश्यकता है भाई? 10% सदस्यों की। 1/10 या 10% एक ही चीज है, तो ये गलत हो गया। थर्ड कह रहा है स्थगन प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, सही कथन 1 और 3 सही है अपना। 3 नंबर अपना आंसर हो गया। ये था स्थगन प्रस्ताव। इसके बाद में लोक महत्व के मामले में जानकारी प्राप्त करने हेतु राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतः सत्र के दौरान 1 सप्ताह में कितने अतारांकित प्रश्नों की सूचना दे सकता है? 1, 2, 3 और 4। कितने दे सकता है? 1। ये शायद पीवाईक्यू है, ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अतारांकित प्रश्न के बारे में। अतारांकित प्रश्न होते हैं, इनका जवाब कैसे दिया जाता है? लिखित रूप में जवाब दिया जाता है। और इसमें लिखित जवाब दिया जाता है, इसीलिए पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अतारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। बजट सत्र जब चल रहा हो, जब बजट सत्र चल रहा हो तब 60 और अन्य सत्र के दौरान 20 अतारांकित प्रश्न सॉरी 20 अतारांकित प्रश्नों की सूचना दी जा सकती है। तो ध्यान रखना, बजट सत्र के दौरान 60 और अन्य सत्र के दौरान 20 जो अतारांकित प्रश्न है इनकी सूचना दी जा सकती है। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फैक्चुअल में। 60 और 20 आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया अपना एक आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान का विधानमंडल निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य की आकस्मिकता निधि का स्थापना कर सकता है? राज्य की आकस्मिक निधि होती है, इसका प्रमुख कौन होगा? गवर्नर होगा। जैसे हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं भारत की आकस्मिक निधि, उसका प्रमुख कौन होता है? उसका रक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो यहाँ कौन होगा? गवर्नर होगा। और इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 266(2) में किया गया है। 266(1) में भारत की अपने आकस्मिक निधि और राज्यों की आकस्मिक निधि 266(2). तो अपना आंसर क्या हो गया? सॉरी 267(2), 267। 266 में तो संचित निधि है और आकस्मिक निधि 267 में है। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना है और साथ ही मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने का एक प्रस्ताव है तो पूर्ववर्तीता किसों को दी जाएगी?
इसका मतलब ये कह रहा है, क्वेश्चन का ये डिमांड ये है कि मान लो कि विधानसभा के में एक तो प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है और दूसरी तरफ विश्वास प्रस्ताव भी आए हुए हैं। दोनों प्रस्ताव आए हुए हैं। कौन कौन से? विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव। अब सब जानते हैं दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। अविश्वास विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है और सामान्यतः जो विश्वास प्रस्ताव है वो सत्ता दल द्वारा लाया जाता है। तो ये एक दोनों के क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। तो उस स्थिति में फिर विधानमंडल में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? तो ध्यान रखना, उस स्थिति में जो विश्वास प्रस्ताव है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर दोनों प्रस्ताव एक साथ में आ जाते हैं विधानमंडल में या विधानसभा के अंतर्गत है, तो विश्वास प्रस्ताव को क्या मिलेगी? प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल जो अपने ये प्रस्ताव वाला है, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव जो नियम 1956 वाले में एक्ट में दे रखे हैं, उसमें सीधी सीधी ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? विश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन प्रक्रिया के नियम 132 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। समग्र प्रस्ताव समग्र सदस्यों के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। राजस्थान विधानसभा में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, उसके बाद में विश्वास प्रस्ताव के बारे में, दोनों पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव का नियम, कौन सा नियम है? नियम 132 में इसका उल्लेख है। किसका कौन से नियम में उल्लेख है? नियम 132 में इसका उल्लेख है। पहली बात। दूसरी बात, इसकी लिखित सूचना सबसे पहले किसको दी जाएगी? सचिव को लिख के देना पड़ेगा कि भाई हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगा प्रस्तावक है, वो लिखित में सूचना किसको देगा? जो विधानसभा का सचिव है उसको देगा। ठीक है, उसके बाद में सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। सदन में प्रस्तुति हेतु 1/5 सदस्यों की सहमति चाहिए। कितने सदस्यों की सहमति चाहिए? 1/5, यानी कि 1/5 कितना होगा? 20%। 20% सदस्यों की सहमति आवश्यक है, उसके बाद ही इसको सदन में रखा जा सकता है। ठीक है, सदन में आ गया। जैसे राजस्थान के बारे में बात करें तो 20% कितना होगा? 200 का 20% 40। तो अगर राजस्थान में अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? 40 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। इसके बाद में जैसे अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा ध्यान रखना, हमेशा विधानसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण बताना आवश्यक नहीं होता। कारण बताना आवश्यक नहीं। सामान्यतः यह विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव नियम 132 के तहत सबसे पहले लिखित सूचना सचिव को देनी होगी। उसके बाद में सदन में प्रस्तुत हेतु 1/5 सदस्य या 20% सदस्यों की सहमति आवश्यक है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 20% यानी 40 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। उसके बाद में यह हमेशा विधानसभा में लाया जाता है। कारण बताना आवश्यक नहीं होता। इसके बाद में जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष इसके लिए 2 घंटे चर्चा हेतु नियत करता है। विधानसभा अध्यक्ष फिक्स करेगा कि इन 2 घंटों में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में डिस्कशन होगा। कौन तय करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। इसके बाद में सीएम साहब है वो क्या देंगे? जवाब देंगे, उत्तर देंगे। जो भी भाई प्रस्ताव है उसके बारे में सरकार जवाब देगी, सीएम साहब जवाब देंगे। अगर प्रस्तावक मुख्यमंत्री के जवाब से या सरकार के जवाब से संतुष्ट हो जाता है तो वह अविश्वास प्रस्ताव को वापस ले सकता है। अगर संतुष्ट नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या होगी? फिर वोटिंग होगी, और वोटिंग होगी, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी। सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, सरकार समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये अपने अविश्वास प्रस्ताव के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगर एक और फैक्ट है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव एक बार
रद्द हो जाता है, एक बार रद्द हो जाता है तो 6 माह तक पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। एक बार अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है, ठीक है, रद्द हो जाता है, तो उस स्थिति में ध्यान रखना 6 माह तक वापस अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में नियम 132 में इसका उल्लेख है। लिखित सूचना सचिव को दी जाती है। सदन में प्रस्तुति हेतु 20% सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। हमेशा विधानसभा में लाया जाता है, कारण बताना जरूरी नहीं होता है। फिर विधानसभा अध्यक्ष 2 घंटे के लिए चर्चा फिक्स करता है, उसके बाद में मुख्यमंत्री द्वारा जवाब दिया जाता है। अगर जवाब से संतुष्ट हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है, और अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उस स्थिति में वोटिंग की जाती है, और वोटिंग से अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। और अगर एक बार यह रद्द हो जाता है या अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में 6 माह तक पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये होगी अपनी अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जितनी है जानकारी है वो सारी। अब हम देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव। राजस्थान के संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। काफी इसमें मैं नए फैक्ट बताऊंगा आपको। पहली चीज, राजस्थान में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है, लेकिन पारित कितनी बार हुआ है? पारित है वो 0 बार हुआ है। मतलब राजस्थान विधानसभा में 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित नहीं हुआ। सबसे पहले फर्स्ट अविश्वास प्रस्ताव है राजस्थान विधानसभा में 1952 में। सरकार किसकी थी उस समय? टीकाराम पालीवाल की, जो काम चलाओ सरकार थी। टीकाराम पालीवाल सरकार के खिलाफ निर्दलीय विधायक इंद्रनाथ मोदी लेके आए। ये इंद्रनाथ मोदी क्या थे? निर्दलीय विधायक थे। तो प्रथम 1952 में टीकाराम पालीवाल सरकार के खिलाफ कौन लेके आए? इंद्रनाथ मोदी, निर्दलीय विधायक। ध्यान रखना है, इंद्रनाथ मोदी नाम आपको याद भी करना है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये पहली बार थे, और जब जो पहली वाली चीज होती है उसको सबसे ज्यादा याद रखना जाता है। ठीक है, उसको याद रखा जाता है, और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हमें ध्यान रखना है। इंद्रनाथ मोदी पहला चीज। लास्ट अंतिम वाला, अंतिम है वो 1985 में लाया गया था। किसके खिलाफ? हरिदेव जोशी सरकार के खिलाफ। हरिदेव जोशी के खिलाफ। सर्वाधिक अगर बात करें, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ लाया गया है। सर्वाधिक मोहनलाल सुखाड़िया के समय। मोहनलाल सुखाड़िया हम जानते हैं कि इनका कार्यकाल है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक रहा है, और मोहनलाल सुखाड़िया के विरुद्ध ही सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया गया है। ठीक है, कितनी बार? इनके बाद 6 बार। तीसरी विधानसभा है, तीसरी विधानसभा में सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तीसरी विधानसभा में सर्वाधिक कितनी बार? 5 बार। तीसरी विधानसभा में 5 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। सबसे ज्यादा मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के खिलाफ 6 बार। लास्ट 1985 में हरदीप जोशी, पहला 1952 टीकाराम पालीवाल इंद्रनाथ मोदी द्वारा। ठीक, अब तक 8 निर्दलीय विधायकों द्वारा, निर्दलीय विधायकों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अब तक कितनी बार राजस्थान की विधानसभा में हिस्ट्री में? 8 बार जो निर्दलीय विधायक थे इनके द्वारा राजस्थान विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। सीधा सा वन लाइनर क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में अब तक निर्दलीय विधायकों द्वारा कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? बिल्कुल नया क्वेश्चन। कितनी बार भाई? 8 बार। 8 बार निर्दलीय विधायकों द्वारा। तो हमें याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगर सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पूछे कि भाई सबसे ज्यादा कौन लेके आए सर्वाधिक, तो सर्वाधिक लेके आए 2 नाम आते हैं इसमें। पहला नाम आता है कि ये भैरव सिंह शेखावत, और दूसरा नाम अपना आता है
महारावल लक्ष्मण सिंह। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव भैरव सिंह शेखावत एवं महाराजा लक्ष्मण सिंह द्वारा 4-4 बार लाया गया है। कितनी बार? 4-4 बार। सर्वाधिक लाने वाले कौन? भैरव सिंह शेखावत और महारावल लक्ष्मण सिंह। सर्वाधिक किन के विपक्ष में लाया गया, किन के खिलाफ लाया गया? तो मोहनलाल सुखाड़िया। ये तो देखो इनके खिलाफ लाया गया है और ये सर्वाधिक लाने वाले हैं, ये प्रस्ताव लाने वाले। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में और इसके अलावा एडिशनल जानकारी, एक 7वीं विधानसभा की इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। 7वीं विधानसभा में राजस्थान के मुखिया थे जगन्नाथ पहाड़िया। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस आई से थे। उस समय कांग्रेस दो भागों में बंटी हुई थी, तो ये कांग्रेस आई से थे। इनके खिलाफ इनका नाम है राजा बहादुर। देखो 7वीं विधानसभा के दौरान जगन्नाथ पहाड़िया जी की सरकार थी, कांग्रेस आई की सरकार थी। ठीक है, तो इनके खिलाफ कांग्रेस आई के ही यानी अपने ही दल के एक एमएलए थे जिनका नाम था राजा बहादुर, उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब अपनी पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गए, अपने ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गए। तो 7वीं विधानसभा के दौरान जगन्नाथ पहाड़ी सरकार के समय जगन्नाथ पहाड़ी सरकार के खिलाफ कांग्रेस आई के ही विधायक राजा बहादुर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज है। इसके बाद में एक फैक्ट और है कि छठी जब विधानसभा चल रही थी, छठी विधानसभा कौन थे सीएम? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और प्रस्ताव लाने वाले कौन थे? गुल मोहम्मद व नवनीत पालीवाल। गुल मोहम्मद व नवनीत। छठी विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ गुल मोहम्मद व नवनीत पालीवाल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। ठीक है साहब, बिल्कुल जनरल बात ले आई, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अपने राजस्थान की विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इन प्रस्तावक है ने अपना अविश्वास प्रस्ताव है वो वापस ले लिया। इन्होंने क्या किया? अविश्वास प्रस्ताव है वो वापस ले लिया। अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लिया। ये अपने महत्वपूर्ण फैक्ट थे। आई होप ये फैक्ट आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल अपने ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हुए, कहीं पर भी कोई इश्यू नहीं है। और एग्जाम में, इन फ्यूचर एग्जाम में ये 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजा बहादुर के बारे में, इनके बारे में कहीं से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पूरा एक बार वापस देख लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नियम 132 में है। लिखित सूचना सचिव को दी जाती है। सदन में प्रस्तुत करने हेतु कम से कम 1/5 सदस्य यानी 20% सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। उसके बाद में विधानसभा का अध्यक्ष है वो 2 घंटा चर्चा के लिए समय निर्धारित करता है। उसके बाद में मुख्यमंत्री द्वारा जवाब दिया जाता है। मुख्यमंत्री के जवाब से अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है, और अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो वोटिंग होती है, और अगर वोटिंग में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, एक बार अगर अविश्वास प्रस्ताव रद्द हो गया तो पुनः 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव सदन में वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विधानसभा में लाया जाता है और इसका कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। फिर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान की विधानसभा में अब तक कुल 13 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, लेकिन एक बार भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। सबसे पहले 1952 में टीकाराम पालीवाल की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध निर्दलीय विधायक इंद्रनाथ मोदी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, और अंतिम अविश्वास प्रस्ताव 1985 में हरिदेव जोशी खिलाफ सरकार के खिलाफ पेश किया गया। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो मोहनलाल सुखाड़ी सरकार के खिलाफ सर्वाधिक 6 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, और तीसरी विधानसभा में सर्वाधिक 5 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। अब तक राजस्थान विधानसभा में 8 जो निर्दलीय विधायक थे इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इसके बाद में सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले अगर व्यक्ति हैं तो 2 है, भैरव सिंह शेखावत और महारावल लक्ष्मण सिंह। इन्होंने 4-4 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है।
फिर 7वीं विधानसभा के दौरान कांग्रेस आई के मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़ी सरकार के खिलाफ अपने ही पार्टी के कांग्रेस आई की एक विधायक राजा बहादुर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। छठी विधानसभा के दौरान भैरों सिंह शेखावत सरकार के खिलाफ गुल महमद एवं नवनीत पालीवाल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, परंतु कुछ समय बाद इन्होंने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया, यानी अविश्वास प्रस्ताव को वापस ले लिया। ठीक है, तो ये थी अपनी अविश्वास प्रस्ताव के बारे में महत्वपूर्ण बात। अविश्वास प्रस्ताव देख लिया तो थोड़ा सा विश्वास प्रस्ताव भी देख लेते हैं। विश्वास प्रस्ताव देखो, जब 1956 का जो नियम बना था प्रक्रिया वाला, उसमें विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं था। फिर उनके नवी जो विधानसभा थी, नवी विधानसभा हम जानते हैं 1990 से 92, नवी विधानसभा के टाइम पीरियड में अविश्वास प्रस्ताव को इनमें जोड़ा गया। और कौन से नियम के तहत? नियम 132 ए के तहत इसको जोड़ा गया। नियम 132 ए के तहत इसको जोड़ा गया। जो विश्वास प्रस्ताव है यह विधानसभा में पेश किया जाता है। कहां पेश किया जाता है? विधानसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, इसमें इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज क्या होता है? सामान्यतः बहुमत सिद्ध करना, बहुमत सिद्ध करना। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार क्या जाएगी? गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में अब तक 5 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। कितनी बार? 5 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, सॉरी विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। पहली बार भैरों सिंह शेखावत द्वारा, भैरों सिंह शेखावत 1990। दूसरी बार वापस भैरों सिंह शेखावत, वह एक और नाम है, आपको ध्यान रखना है, ऑफिशियल साइट पे ये दिया हुआ है, उनका नाम है ओम प्रकाश गुप्ता, इनके द्वारा 1990 में। तीसरी बार वापस भैरों सिंह शेखावत द्वारा 1993 में। चौथी बार अशोक गहलोत द्वारा, और पांचवी बार भी अशोक गहलोत द्वारा 2009, और 2000 अभी रिसेंटली 2020 में। तो ये था अपना विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव को नवी विधानसभा 1990 से 92 के टाइम जोड़ा गया था। नियम 132 में इसका 32(1) में इसका उल्लेख है। विधानसभा में पेश किया जाता है किसके द्वारा? सत्ता पक्ष के द्वारा। सत्ता पक्ष के द्वारा पेश किया जाता है, मतलब जिनकी सरकार होती है वो पेश करती है, वो सदन में ये सिद्ध करती है कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत है। बहुमत सिद्ध करने के लिए अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते या विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर पाते हैं तो सरकार गिर जाती है। राजस्थान की विधानसभा में 5 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। सबसे पहले भैरों सिंह शेखावत द्वारा 1990 में, फिर भैरों सिंह शेखावत ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा 1990 में, फिर भैरों सिंह शेखावत द्वारा 1993 में, अशोक गहलोत द्वारा 2009 और 2020 में विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। इसका मतलब भैरों सिंह शेखावत द्वारा 3 बार और अशोक गहलोत द्वारा 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो ये था अपना विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। यहां से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने सारे जो इसके एंगल है वो सारे के सारे हमने आयाम है वो पढ़ लिए। तो पहला प्रश्न कह रहा है सदन प्रक्रिया, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पूछा है। सदन प्रक्रिया के नियम 132 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल सही है, 132। इसके बाद में प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। नहीं भाई, 10वें भाग से नहीं होना चाहिए। कितने, कौन से भाग से? 5वें भाग से समर्थित होना चाहिए। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि 20% सदस्यों की सहमति आवश्यक है। तो ये गलत हो गया। राजस्थान विधानसभा में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। बिल्कुल सही है। सही कूट कौन सा है? 1 और 3 अपना सही है, सी आंसर है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मुझे लगता है जितने भी फैक्ट हैं वो आपके तैयार हो गए होंगे, और अपने नोट्स में ये चीजें बाकी सारी ऐड कर लेना। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अविलंबीय मामलों में निम्नलिखित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है? संसदीय सचिव, कार्य मंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष, प्रतिपक्ष नेता और विधानसभा का सचिव। तो ये जब
कोई अविलंब मामले है, अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, तो अध्यक्ष की ओर से प्रमाणित करने का काम विधानसभा का सचिव कर सकता है। अपना आंसर क्या हो गया? 4 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 199 एक में उपखंड 1 से 6 से वर्णित किसी विषय के उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से पुनः स्थापित किया जा सकता है, परंतु किसी कर के घटाने या उत्साहित करने के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की अपेक्षा नहीं है। ये धन विधेयक के बारे में बात करें हम 199 हम जानते हैं, 98 99 किसके बारे में? न धन विधेयक के बारे में, मनी बिल के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मनी बिल सामान्यतः विधानसभा में लाया, केवल विधानसभा में लाया जाता है, और कोई भी धन विधेयक है या नहीं इसका अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो राज्यपाल की सिफारिश से पुनः स्थापित किया जाता है, बिल्कुल सही है। हम जब राष्ट्रपति पढ़ते हैं वही यह चीज इसमें पढ़ी जाएगी, सेम होगी। और परंतु किसी कर के घटाने या उत्साहित करने के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। यह राज्यपाल का काम नहीं कि भाई किसी टैक्स को कम करना है या ज्यादा करना है, यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसीलिए अपना स्टेटमेंट ये भी सही है, अपेक्षा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है सही कूट कौन सा है, तो दोनों अपने सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, जहां यह प्रश्न उठता है कि राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से ग्रस्त है या नहीं, तो वह प्रश्न अंतिम विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। भाई सबसे अच्छी चीज ये है कि संविधान का आर्टिकल 191(2) 191(2) कहता है कि यदि विधानसभा का कोई सदस्य अगर दल बदल का दोषी पाया जाता है, दल बदल का दोषी पाया जाता है, तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। हम जब निर्हरता या अयोग्यता पढ़ते हैं विधानसभा के बारे में, विधानसभा के सदस्यों के बारे में 191, तो 191 के 2 पार्ट है। एक पार्ट में ये लिखा हुआ दल बदल करता है तो वह अयोग्य हो जाता है, या फिर ये भारत की नागरिकता त्याग देता है या विकृत हो जाता है, लाभ का पद देता है, तो उस स्थिति में वो अयोग्य हो जाता है, और उसका निर्धारण हमेशा राज्यपाल करेगा। ठीक है, चुनाव आयोग की सिफारिश पर, और इसका निर्णय कौन करेगा? दल बदल वाले का विधानसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो ये कहता है कि मान लो विधानसभा का अध्यक्ष खुद ही दोषी है, विधानसभा का अध्यक्ष खुद दल बदल करता है, तो ऐसी स्थिति में फिर अंतिम निर्देशन कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल नहीं करेगा, विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं, सदन के ऐसे सदस्यों की समिति के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करेगा। सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के निर्देश किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे, बिल्कुल सही, ये सही। विधानसभा का अध्यक्ष क्या हो गया? खोटा सिक्का हो गया। तो फिर क्या करेगी? सदन बैठेगी और सदन अपने में से एक व्यक्ति को चुनेगी कि भाई ये अंतिम डिसाइड करने वाला बंदा होगा, और वही व्यक्ति इस मामले का क्या करेगा? विधानसभा अध्यक्ष की जो योग्यता है उसके बारे में फाइनल डिसीजन लेगा। तो ये एक ऐसा सदस्य निश्चित किया जाएगा, और उस सदस्य को कौन निर्वाचित करेगा? सदन निर्वाचित करेगा। आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सीधा सा पूछा है, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की जो अयोग्यता वाली बात है, आर्टिकल 191, अयोग्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद 191 में। तो पूछ रहा है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड क में वर्णित किसी निर्हरता से ग्रस्त है या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाएगा, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। सेकंड स्टेटमेंट कर रहा है, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चित करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और निर्वाचन आयोग की सलाह से ही काम करेगा। तो अभी मैंने इसके बारे में बताया था कि ये निर्णय लेने का काम विधानसभा अध्यक्ष का नहीं है, किसका है? राज्यपाल का है। विधानसभा अध्यक्ष कौन से मामलों में निर्णय लेगा? अगर दल बदल से संबंधित कोई सदस्य अयोग्य हो जाता है, तो उस स्थिति में अंतिम निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष लेगा, और उसका उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? 191(2) में, और ये पूछा है 191 में। अब 191 खंड ए में क्या है? इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई एमएलए है वो विधानसभा के सदस्य के दौरान लाभ का पद धारण करता है, भारत की नागरिकता त्याग देता है, या विकृत हो चुका है, या फिर दिवालिया हो चुका है, तो उस स्थिति में वो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा, और उसकी अयोग्यता का निर्धारण राज्यपाल द्वारा चुनाव आयोग की सिफारिश से किया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 191(1) में, और 91(2) कहता है कि अगर दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है, और वो ठहराने का काम विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना अपने,
191 का अगर पूछा जनरली तो राज्यपाल, और अगर दल बदल का पूछे तो विधानसभा अध्यक्ष। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, ऐसी प्रश्न पर विनिश्चित करने से पहले अध्यक्ष, तो अध्यक्ष तो यहाँ होगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया, राज्यपाल होगा। तो दोनों गलत, दोनों सही, दोनों अपने गलत हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष या पीठासीन व्यक्ति की अनुमति के बिना किसी प्रस्ताव पर भाषण की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? अगर भाई पीठासीन अधिकारी व्यक्ति की अनुमति के बिना भाषण पर प्रस्ताव पर भाषण की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अपने प्रक्रिया नियम जो हमें पढ़ रहे थे 1956 वाला, उसका एक नियम है 136। नियम कौन सा है? 136। नियम 136 में ये बात सीधी सी स्पष्ट लिखी हुई है कि अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 15 मिनट हो सकती है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भाषण की अधिकतम अवधि पीठासीन विधानसभा अध्यक्ष या पीठासीन अधिवक्ता की अनुमति के बिना कितने मिनट तक दे सकता है? 15 मिनट तक भाषण दे सकता है। नियम कौन सा है? 136 नियम का, अगर याद रख सकते तो याद रख लेना 136। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा है कि विधानसभा की किसी बैठक में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर पीठासीन नहीं होगा। बिल्कुल सही है। जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेंगे, ना ही कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो अध्यक्षता तो नहीं करेंगे, परंतु कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। सही कूट अपना 1 और 3, सी अपना आंसर हो गया। थोड़ा सा विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। प्रक्रिया नियमावली का अध्याय 17 है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष के बारे में जिक्र किया हुआ है। अनुच्छेद 179(3) 179(3) के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है, और विधानसभा को हटाने की अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव है, उसकी सूचना सबसे पहले सचिव को दी जाएगी, और सचिव द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी। 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी। फिर नियम 135 के तहत 1/5 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। अगर 1/5 सदस्य सहमत हो जाते हैं, तो फिर उसको सदन में पेश किया जाएगा, और सदन अगर पारित कर देता है विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव, तो विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना होता है। तो ये तो विधानसभा अध्यक्ष के लेकर सामान्य जानकारी, इनको हटाने से संबंधित जानकारी थी। इसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में बात कर लें तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट, नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी, ये राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे अपने लाल सिंह सक्तावत। लाल सिंह सक्तावत, ये राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल, और एक होता है अपना न्यूनतम कार्यकाल। विधानसभा अध्यक्ष की बात हो रही है ना। सर्वाधिक कार्यकाल रहा है अपना रामनिवास मिर्धा का, रामनिवास मिर्धा का, और न्यूनतम कार्यकाल रहा है समर्थलाल चारण का, समर्थलाल मीणा का। समर्थलाल मीणा का कार्यकाल है वो न्यूनतम रहा है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रामनिवास मिर्धा, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल समर्थलाल मीणा। ठीक है, ये तो अपने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हो गई। इसके बाद में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष पूछा जाए, प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? महारावल लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह, ये राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, अगर बात की जाए विधानसभा वाइज, तो सर्वाधिक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कौन सी विधानसभा में रहे? सर्वाधिक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 10वीं विधानसभा में रहे। 10वीं विधानसभा के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के 3 ही अध्यक्ष रहे और 3 ही उपाध्यक्ष रहे थे। ठीक है,
प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह हैं। सर्वाधिक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष वाली कौन सी विधानसभा थी? तो 10वीं विधानसभा सर्वाधिक रही थी। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रीवियस क्लास में हमने चर्चा की राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जो किसी अन्य राज्य के राज्यपाल या गवर्नर भी रहे। अब बात कर रहे हैं कि राजस्थान के ऐसे कौन से विधानसभा अध्यक्ष जो अन्य राज्य के राज्यपाल भी रहे। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जो राज्यपाल भी रहे, तो रामकिशोर व्यास और गोपाल सिंह राजस्थान विधानसभा के ऐसे दो अध्यक्ष हुए हैं जो किसी अन्य राज्य के बाद में राज्यपाल भी बने, गवर्नर भी बने। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एग्जाम में इस टाइप के नए क्वेश्चन आजकल आरपीएससी ज्यादा पूछ रही है। ठीक है, इसके बाद में लास्ट फैक्ट हटाने वाला बात है, क्योंकि हटाने की बात हमने शुरुआत में की थी, हटाने के बारे में। तो राजस्थान विधानसभा में अब तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने हेतु 6 बार प्रस्ताव लाया गया। कितनी बार? 6 बार प्रस्ताव लाया गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान में रखना, 6 बार। क्या क्या है? सबसे पहले नंबर 1, नरोत्तम लाल जोशी फर्स्ट विधानसभा में थे, 2 बार। सबसे पहले नरोत्तम लाल जोशी। दूसरा निरंजन नाथ आचार्य। तीसरा गिरिराज प्रसाद तिवारी। तीसरा कौन सा है? गिरिराज प्रसाद तिवारी। और चौथा है शांतिलाल चपलोत। सेकेंड विधानसभा, फोर्थ विधानसभा, टेंथ विधानसभा 2 बार। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन की पूछने की प्रकृति क्या होगी उस पर डिपेंड करता है अपना आंसर क्या होगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए अब तक कितनी बार प्रस्ताव लाए गए? 6 बार प्रस्ताव लाए गए। अगर क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान कितने विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध उनको हटाने का प्रस्ताव लाए गए, तो 4 ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं जिनको हटाने का प्रस्ताव लाए गए। सबसे पहले नरोत्तम दास जोशी प्रथम विधानसभा के दौरान इनके विरुद्ध 2 बार लाया गया। तो फिर 6 कैसे हो गया? 6-4 में ये फर्क इसीलिए हो गया। ठीक है। सेकंड निरंजन नाथ आचार्य दूसरी विधानसभा में इनके खिलाफ 1 बार। तीसरा गिरिराज प्रसाद तिवारी चौथी विधानसभा में इनके खिलाफ 1 बार। और फिर चौथा है शांतिलाल चपलोत। शांतिलाल चपलोत के विरुद्ध 10वीं विधानसभा में कितनी बार लाए गए? 2 बार लाए गए। ठीक है, कितनी? 2 बार। निरंजन नाथ चौथी में और ये 8वीं में ना। ठीक है, इनके खिलाफ 2। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितनी बार लाए गए, तो 6 बार लाए गए। कितने अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए? तो 4 अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। एग्जाम में किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। प्रक्रिया नियम अध्याय 17 में उसका उल्लेख है। 179(3) में सूचना सचिव को दी जाएगी, 14 दिन पूर्व पहले सूचना विधानसभा अध्यक्ष को देगा। नियम 135 में 1/5 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत, सर्वाधिक कार्यकाल रामनिवास मिर्धा का, न्यूनतम कार्यकाल समरलाल मीणा का। इसके बाद में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, उसके बाद में सर्वाधिक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 10वीं विधानसभा में, विधानसभा अध्यक्ष जो राज्यपाल रहे हैं रामकिशोर व्यास और गोपाल सिंह। इसके बाद में हटाने हेतु 6 बार प्रस्ताव लाए गए 4 विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ। पहला नरोत्तम लाल जोशी के विरुद्ध पहली विधानसभा में 2 बार, दूसरा निरंजन नाथ आर्य के विरुद्ध चौथी विधानसभा में
फिर तीसरा गिरिराज प्रसाद तिवारी 8वीं विधानसभा में, और चौथा है शांतिलाल चपलोत 10वीं विधानसभा में इनके खिलाफ 2 बार लाया गया था। अब अपना प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न, मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष है जो कि सदन में मतदान नहीं करते। देखो, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सामान्यतः सदन में मतदान नहीं करता है, ठीक है। परंतु जब किसी पक्ष को लेकर या किसी वाद को लेकर दोनों पक्षों में, पक्ष और विपक्ष में वोटिंग बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में ही विधानसभा का अध्यक्ष है वो वोटिंग करता है, अन्यथा सामान्य वोटिंग नहीं करता है। और जब विधानसभा के अध्यक्ष के विरुद्ध हटाने हेतु प्रस्ताव लाया गया है, तो उस स्थिति में वह मतों का निर्णायक जो वोटिंग होता है, ये वाला मतों की समानता वाला, वो निर्णायक वोटिंग भी उस स्थिति में विधानसभा का अध्यक्ष है वो नहीं करेगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो गया? 4 नंबर, 3 नंबर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन द्वारा तय होगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उस तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे। ये विधानसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के बारे में कह रहा है, ठीक है। तो विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन इस तारीख होगा जो सदन तय करेगा। भाई सदन तय नहीं करते, कौन तय करता है? गवर्नर तय करता है, राज्यपाल तय करता है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। उस स्थिति की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को दे, नहीं भाई, सूचना देने वाला काम राज्यपाल का है ही नहीं। सूचना कौन देगा? हमेशा सचिव देगा। तो ये भी गलत हो गया। तो सही कूट है ही नहीं, दोनों गलत है। विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और विधानसभा अगर उपाध्यक्ष का पूछा जाए, उपाध्यक्ष की तिथि कौन तय करेगा? तो उपाध्यक्ष की तिथि विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। अगला प्रश्न, 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल करने से पूर्व कितनी बार भंग हुई है? 6ठी विधानसभा, 7वीं विधानसभा और 9वीं विधानसभा। 3 ऐसी विधानसभा हुई है जो समय से पहले, अपने कार्यकाल से पहले भंग हो गई। 5वीं विधानसभा का कार्यकाल है वो अधिक रहा है, 5 साल से अधिक रहा है। तो कितनी बार? 3 बार। 4 नंबर अपना आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति और सामाजिक प्रयोजन संबंधी। ये जो सामान्य प्रयोजन संबंधी शक्ति होती है, इसकी संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती। जब ये गठित होती है तो तभी इसका सदस्यों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। बाकी तीनों सदस्यों की संख्या कितनी होती है समितियों में? 15 होती है। और जो ये सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति है, इसका अध्यक्ष कौन होगा? विधानसभा का अध्यक्ष होगा। विधानसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना, इस समिति का प्रमुख होता है, ठीक है। तो सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति होती है, उसके सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आजकल का आरपीसी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। याचिका एवं सदाचार समिति अध्यक्ष कैलाश चंद्र वर्मा, बिल्कुल सही है। प्रश्न एवं संदर्भ समिति संदीप शर्मा, सही है। प्राकलन समिति का बाबू सिंह राठौड़, नहीं। प्राकलन समिति का है अर्जुन लाल जी नगर। प्राकलन समिति का है बाबू सिंह राठौड़। कितने युग्म सुमिलित है? तो अपने 1-2 युग्म सुमिलित है, ये एक दूसरे के उल्टे हो गए। अब इसमें आपको क्या करना है, राजस्थान की विधानसभा जो साइट है, वेबसाइट है, उसमें जाना है। उसमें लगभग अभी वर्तमान में 16 या 17 समितियों का गठन हुआ है वर्तमान में। उन 16 और 17 समितियों को आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर अपने नोट्स में लिख लेना है और वहां से चीजें तैयार करनी है। वहां से क्वेश्चन आरपीसी आजकल ज्यादा पूछ रही है, सीधा सा। तो वो 17 की 17 जो समितियां है, वो आप विधानसभा की वेबसाइट पे जाओ, वहां आपको मिल जाएगी और वो आप याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या याद कर लो, जैसे भी, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल मथुरा दास माथुर का रहा है। राजस्थान विधानसभा में प्रथम सरकारी उप मुख्य सचेतक असक अली टाक रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्य समर्थलाल मीणा का रहा है। देखो भाई, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। कैसे अभी बताता हूं, देखो आप लिख लो। राजस्थान विधानसभा के प्रथम सरकारी मुख्य सचेतक मथुरा दास माथुर। ये तो आप सबने पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो किसी को भी। मथुरा दास माथुर, ठीक।
सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल, सरकारी मुख्य तक के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल, वो है अपना खेत सिंह राठौड़ का। खेत सिंह राठौड़ व महावीर प्रसाद जैन। इसके बाद में फर्स्ट सरकारी उप मुख्य सचेतक, ये अपने रहे हैं अश्क अली ताक। ये जितने भी फैक्ट हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नए फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। 4 फैक्ट है, 4 में से आपको मुझे लगता है 3 फैक्ट, 1 फैक्ट तो आता होगा, बाकी 3 नहीं आते हैं। बिल्कुल नए फैक्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, एक बार ले लिया। प्रथम सरकारी मुख्य सचेतक मथुरा दास माथुर। सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल खेत सिंह राठौड़ का रहा है। 2 बार सरकारी मुख्य सचेतक कौन कौन नियुक्त हुए? खेत सिंह राठौड़ और महावीर प्रसाद जैन है, वो 2 बार सरकारी मुख्य सचेतक बने हैं। उसके बाद में प्रथम सरकारी उप मुख्य सचेतक कौन रहे? उप मुख्य सचेतक, मुख्य सचेतक मथुरा दास माथुर, उप मुख्य सचेतक अश्क अली टाक। बिल्कुल मार्केट का बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आप आराम से करना। इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स जो हिंदी ग्रंथकार की किताब है उसमें ये लिखा हुआ है और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अपना सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? खेत सिंह राठौड़ का, तो ये अपना गलत हो गया। फिर प्रथम उप अश्क अली टाक, बिल्कुल सही है। और अभी इसके बारे में समर्थ लाल मीणा के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो सही कूट कौन सा? 2 और 3। अगला प्रश्न, विधानसभा सचिवालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो विधानसभा सचिवालय है, सबसे पहले इसका आर्टिकल देख लेते हैं। 187 आर्टिकल 187 में इसका उल्लेख है। 187 में विधानसभा सचिवालय का उल्लेख है। इसमें लिखा हुआ है कि विधानसभा, दोनों जो विधानमंडल है इनका सामूहिक सचिवालय हो सकता है या फिर दोनों विधानसभा या विधान परिषद का अलग अलग सचिवालय हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि विधानसभा, राजस्थान विधानसभा के प्रथम सचिव नंदलाल छंगणी थे। नहीं, नंदलाल छंगणी नहीं थे। दूसरा, राजस्थान विधानसभा सचिव के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल मनसाराम पुरोहित का रहा, बिल्कुल गलत है। राजस्थान विधानसभा सचिवालय का गठन 19 मार्च 1952 को किया गया, बिल्कुल सही है। आप रट्टा मार लेना, बिल्कुल मार्केट में नया क्वेश्चन है भाई। विधानसभा सचिवालय के बारे में कोई नहीं करवाता और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हिंदी ग्रंथकार की जो बुक्स है उसमें ये डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है। ठीक है, विधानसभा सचिवालय। तो विधानसभा सचिवालय का राजस्थान में गठन कब हुआ? 19 मार्च 1952 को। फिर राजस्थान विधानसभा सचिवालय के लिए विस्तृत सेवा नियम कब बने थे? 1992 में विस्तृत सेवा नियम बनाए गए थे, ये बिल्कुल सही है। सही कूट कौन सा अपना? सही कूट केवल 3 और 4 सही कूट है। अब देख लेते हैं आर्टिकल पहला और दूसरा स्टेटमेंट। राजस्थान विधानसभा के प्रथम सचिव कौन थे? प्रथम सचिव थे मनसाराम पुरोहित और विधानसभा सचिव के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है नंदलाल छंगणी का। बस एक दूसरे का ऑपोजिट कर देना है। यहां क्या हो जाएगा? नंदलाल छंगणी और प्रथम सचिव कौन थे? मनसाराम पुरोहित। बस सिंपल चीज, क्लियर। तो अपने नोट्स में ऐड कर लेना, विधानसभा सचिवालय अनुच्छेद 187, प्रथम सचिव मनसाराम पुरोहित, सर्वाधिक कार्यकाल नंदलाल छकणी, राजस्थान सचिवालय का गठन 19 मार्च 1952 को और इनके लिए विस्तृत सेवा नियम है वो 1992 में बनाए गए। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में लाए गए गैर सरकारी विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया वापस। गैर सरकारी विधेयक आरपीएससी कई बार पूछती है। गैर सरकारी विधेयक, इनके बारे में जितने भी डेटा हैं वो सब एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात, राजस्थान विधानसभा में अब तक कुल
57 बार गैर सरकारी विधेयक पेश किया गया है। कितनी बार प्रस्तुत किया गया है? 57 बार, जिसमें से 4 बार क्या हुआ है, गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक है वो पारित हुआ है। तो पहला क्वेश्चन 57 बार पेश हुआ है, दूसरा कितनी बार पारित हुआ है? 4 बार पारित हुआ है। करेक्ट। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो तीसरी विधानसभा में सर्वाधिक 16 बार गैर सरकारी विधेयक पेश किया गया। कितनी बार पेश किया गया? 16 बार। 8वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं विधानसभा में कोई गैर सरकारी विधेयक पेश नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद अब तक जो 4 पारित हुए उनके बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से पारित हुए हैं। सबसे पहला है राजस्थान। आप सबने पढ़ा होगा कानूनी चिकित्सक संशोधन, कानूनी चिकित्सक संशोधन विधेयक 1952। राजस्थान कानूनी चिकित्सक संशोधन विधेयक 1952। राजस्थान जानवर संरक्षण विधेयक 1954। राजस्थान जानवर संरक्षण संशोधन विधेयक 1954। राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 1958। राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 1958। उसके बाद में राजस्थान पशु व पक्षी बलिदान निषेध विधेयक 1953। राजस्थान पशु व पक्षी बलिदान निषेध अधिनियम, ठीक है, निषेध विधेयक, ये कब किया गया? 1973, 1973 में। ठीक है, तो ये कुल मिला के 4 जो गैर सरकारी विधेयक है वो अब तक पारित हुए हैं। कितने हुए? 4 गैर सरकारी विधेयक पारित हुए हैं। ये दोनों है पहली विधानसभा में, ये सेकेंड विधानसभा में, ये 5th विधानसभा में। ये अपने गैर सरकारी विधेयक के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में चर्चा। सबसे पहले गैर सरकारी विधेयक 57 बार पेश किया गया, 4 बार पारित हुआ है। तीसरी विधानसभा में सर्वाधिक 16 बार पेश किया गया। 8वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं विधानसभा में कोई गैर सरकारी विधेयक पेश नहीं किया गया। 4 गैर सरकारी विधेयक पारित हुए, उनका नाम है राजस्थान कानूनी चिकित्सक संशोधन विधेयक 1952, राजस्थान जानवर संरक्षण संशोधन विधेयक 1954, राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 1958 और राजस्थान पशु व पक्षी बलिदान निषेध विधेयक 1973। 2 विधेयक है वो पहली विधानसभा में और एक दूसरी और एक 5वीं विधानसभा में पारित हुए हैं। ये अपने निजी विधेयक के बारे में जानकारी। प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान विधानसभा में अब तक कुल 45 बार नहीं, कितनी बार? 57 बार गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए, जिनमें से 4 विधेयक पारित हुए। ये स्टेटमेंट सही है पर ये आधा गलत है, इसलिए ये गलत हो गया। तीसरी विधानसभा में सर्वाधिक 16 बार पेश किया गया, बिल्कुल सही है। 8वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं विधानसभा में कोई भी निजी विधेयक पेश नहीं किया गया, बिल्कुल सही। सही कूट 2 और 3 अपना आंसर हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान विधानसभा की सबसे छोटी बैठक 5वीं विधानसभा में आयोजित हुई और राजस्थान विधानसभा की सबसे लंबी बैठक 13वीं विधानसभा में आयोजित हुई। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, बिल्कुल भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। दोनों सही है, बता देते हैं। सबसे छोटी बैठक पहला 5वीं विधानसभा में 1972 और 1973 2 बार आयोजित हुई है। ठीक है, दोनों बार कितनी? 1-1 मिनट के लिए। तो अगर ये पहले मैंने विधानसभा का दिया हुआ, अगर क्वेश्चन आ जाए कब आयोजित हुई, तो 1972 में और 1973 में सबसे छोटी राजस्थान विधानसभा की बैठक है वो आयोजित हुई है। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की सबसे लंबी बैठक 13वीं विधानसभा में आयोजित हुई। तो 13वीं विधानसभा 2010 में राजस्थान विधानसभा की सबसे लंबी बैठक आयोजित हुई है। ये हुई है लगभग 16 घंटा और 41 मिनट। 16 घंटा और 41 मिनट ये बैठक आयोजित हुई है। तो ये सबसे लंबी बैठक थी 13वीं विधानसभा में। अगला प्रश्न,
प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य थे, बिल्कुल सही है। 1966 में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? निरंजन नाथ आचार्य। 10वीं विधानसभा में सर्वाधिक अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, अभी हमने चर्चा कर ली, बिल्कुल सही है। 3 अध्यक्ष रहे और 3 इस समय उपाध्यक्ष रहे हैं। 3 अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष 10वीं विधानसभा के दौरान रहे, इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली। इसके बाद में पूनमचंद बिश्नोई राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर एवं नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। पूनमचंद बिश्नोई राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष, बिल्कुल अध्यक्ष रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर सर्वाधिक 3 बार रहे हैं प्रोटेम स्पीकर पूनमचंद बिश्नोई। नेता प्रतिपक्ष कभी नहीं रहे। पूनमचंद बिश्नोई क्या रहे? राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट पूनमचंद बिश्नोई की जगह अगर लक्ष्मण सिंह नाम आता, लक्ष्मण सिंह, तो लक्ष्मण सिंह राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, प्रोटेम स्पीकर भी रहे और नेता प्रतिपक्ष भी रहे। तो अगर आ जाए राजस्थान विधानसभा के ऐसे कौन व्यक्ति है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, प्रोटेम स्पीकर भी रहे और नेता प्रतिपक्ष भी रहे, तो वो अपना आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह। और पूनमचंद बिश्नोई का आरएसपी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। सही कूट 1 और 2 सही है, सी आंसर। अगला प्रश्न, अब तक कितनी बार राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव लाए गए हैं? देखो वही क्वेश्चन, कितनी बार विधानसभा अध्यक्ष, तो कितनी बार? 6 बार लाए गए। अगर क्वेश्चन आता कितने विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध, अगर क्वेश्चन आता कितने विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध, तो आंसर होता अपना 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। दूसरी विधानसभा में सर्वाधिक 306 बैठकों का आयोजन किया गया। बिल्कुल, दूसरी विधानसभा में सर्वाधिक 306 बैठकों का आयोजन किया गया और दूसरी विधानसभा में ही सर्वाधिक घंटे कार्य हुए। सीधी बात है, बैठक ज्यादा होगी तो सर्वाधिक घंटे काम भी इसी में हो गए, सर्वाधिक घंटे काम भी हुआ, बिल्कुल सही है। 9वीं विधानसभा में न्यूनतम 95 बैठक आयोजित की गई, बिल्कुल सही है। और इसमें ही 9वीं विधानसभा में ही न्यूनतम कार्य हुए, न्यूनतम कार्य हुए। 6ठी विधानसभा में सर्वाधिक 13 सत्रों का आयोजन किया गया, नहीं। 5वीं विधानसभा में सर्वाधिक 13 सत्रों का आयोजन किया गया। 5वीं विधानसभा में न्यूनतम सत्रों का आयोजन किया गया, नहीं। 6ठी विधानसभा में न्यूनतम कितने सत्र आयोजित हुए थे? 6 सत्र आयोजित हुए थे। तो 6ठी विधानसभा में न्यूनतम 6 सत्रों का आयोजन किया गया था। दूसरी विधानसभा में सर्वाधिक बैठक 306 बैठकें हुई थी और सर्वाधिक घंटे काम हुए थे। 9वीं विधानसभा में सबसे कम बैठक 95 बैठक और सबसे कम घंटे काम हुए थे। सर्वाधिक सत्र आयोजित 5वीं विधानसभा में हुए थे, क्योंकि 5वीं विधानसभा का कार्यकाल सर्वाधिक रहा था, ठीक है। और 13 सत्र आयोजित हुए थे। 6ठी विधानसभा के दौरान केवल 6 सत्र आयोजित हुए, जो सब तक आज तक के सबसे न्यूनतम सत्र है। तो ये पूछा है कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा अपना सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भाई प्रथम विधानसभा के बारे में पूछ रहा है, तो थोड़ा सा प्रथम विधानसभा की हम कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि प्रथम विधानसभा। प्रथम, आई होप आप सब लोगों को प्रथम विधानसभा के बारे में अच्छी जानकारी होगी। प्रथम विधानसभा, प्रथम विधानसभा का गठन है वो 1952 से लेकर 1957 तक किया गया था। सबसे पहली चीज तो ये है, आप सबको ये पता होगी। अब प्रथम विधानसभा के बारे में देख लेते हैं। कुल विधानसभा क्षेत्र थे 140 विधानसभा क्षेत्र थे प्रथम विधानसभा में, जिसमें 160 सीटें थी। विधानसभा क्षेत्र कितने थे? 140 और 160 सीटें थी। और इसका मतलब 20 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां पर विधानसभा की 2 सीटें थी। 140 में से 139 सीटें सामान्य वर्ग के लिए और 1 सीट है वो अपने एसटी के लिए रिजर्व थी। एसटी वाली कौन सी सीट थी? बांसवाड़ा थी, बांसवाड़ा रिजर्व थी। इसमें कुल 10 जो नेशनल पार्टीज है, राष्ट्रीय दल है, इन्होंने भाग लिया। कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? 10 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। अगर इसकी दलीय स्थिति के बारे में बात करें, मतलब दलीय स्थिति का मतलब क्या हो गया? रिजल्ट के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को सीट मिली, कितनी? 82। अरे भाई, दलीय स्थिति की बात करें तो सबसे ज्यादा सीट है वो किसको मिली है? कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। उसके बाद में सेकंड सबसे बड़ी पार्टी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, राम राज्य परिषद।
राम राज्य परिषद को कितनी सीटें मिली अपनी? 24 सीटें। अपन को यहाँ तक याद नहीं करनी, इससे आगे बढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में आजकल क्वेश्चन थोड़ा सा और डीप में जाके पूछ रहा है, तो हमें डीप में जाकर तैयार करना है। फिर भारतीय जनसंघ को 8 सीटें मिली, 8 सीटें। इसके बाद में भारतीय जनसंघ 8 सीट। उसके बाद में कृषक केएलपी, कृषक लोक पार्टी, केएलपी कृषक लोक पार्टी, केएलपी को मिली थी 7 सीटें। हिंदू महासभा को मिली थी 2 सीटें। इसके बाद में कृषक मजदूर पार्टी, कृषक मजदूर पार्टी को मिली थी 1 सीट। समाजवादी पार्टी को मिली थी 1 सीट। और निर्दलीय कितने विधायक थे? निर्दलीय अपने इसमें थे 35 विधायक जीते थे। ये आपको सारे डाटा याद होने चाहिए। 140 विधानसभा क्षेत्र, 160 सीटें थी, 139 सामान्य वर्ग के लिए, 1 एसटी वर्ग के लिए रिजर्व थी, 10 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया। दलीय स्थिति में सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को 82, राम राज्य परिषद को 24, भारतीय जनसंघ को 8, कृषक लोक पार्टी को 7, हिंदू महासभा को 2, कृषक मजदूर पार्टी को 1, समाजवादी पार्टी को 1 और निर्दलीय विधायकों 35 निर्दलीय विधायक इसमें विजयी रहे थे। ये थे अपने राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। इस विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री बने थे, तीनों के नाम आप सबको पता है। राजस्थान प्रथम विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री कौन कौन बने थे? सबसे पहले कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल, उसके बाद जयनारायण व्यास, उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया विधानसभा के अध्यक्ष हो गए। विधानसभा के उपाध्यक्ष लाल सिंह शक्तावत बने थे, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता बने थे इसमें जसवंत सिंह। कौन बने थे विपक्ष के नेता? जसवंत सिंह। इनके बारे में मैं नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है आप सबको पता है। विपक्ष के नेता कौन थे? जसवंत सिंह। अगर बात है प्रोटेम स्पीकर की, प्रोटेम स्पीकर की, तो प्रोटेम स्पीकर थे संग्राम सिंह। कौन थे? संग्राम सिंह प्रोटेम स्पीकर बने थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रथम विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? संग्राम सिंह। इसमें कुल 12 अधिवेशन हुए थे और 303 बैठक आयोजित हुई थी। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे, 303 बैठक आयोजित हुई थी। इसमें कुल 4 महिलाओं ने चुनाव में भाग लिया। आगे हम डिस्कस करेंगे। ये चुनाव चारों महिलाएं हार गई थी चुनाव। इसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक 17 उपचुनाव हुए थे। कितने उपचुनाव हुए थे? 17 उपचुनाव हुए थे। और इसी में एक उपचुनाव में जीत कर आई थी 1953 में कमला बेनीवाल, नहीं यशोदा देवी प्रदेश समाजवादी पार्टी से बांसवाड़ा से वो जीत कर आई थी और वो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला सदस्य थी। तो ये अपने प्रथम विधानसभा के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा, फैक्ट। तो प्रथम विधानसभा में 140 विधानसभा क्षेत्र थे जिनकी कुल सदस्य संख्या 160 थी, बिल्कुल सही है। 139 विधानसभा क्षेत्र सामान्य वर्ग के लिए तथा एक विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था। अनुसूचित जनजाति के लिए बांसवाड़ा क्षेत्र वो आरक्षित था। प्रथम चुनाव में 10 राष्ट्रीय दलों एवं किसान जनता संयुक्त पार्टी ने भाग ली थी, बिल्कुल। प्रथम विधानसभा में 35 निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे, ये भी सही है। चारों कथन अपने सही है। तो आंसर क्या हो गया? डी फॉर डॉग। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में अब तक कितने सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं? तो राजस्थान विधानसभा में अब तक कुल 14 एमएलए वो निर्विरोध चुने गए हैं। कितने? 14। लिख लो आप। प्रथम विधानसभा, उसके बाद में द्वितीय विधानसभा, उसके बाद में तृतीय विधानसभा, फिर आप है पंचम विधानसभा, पांचवी विधानसभा। इसमें 7, इसमें 5, इसमें 1 और इसमें 1, कुल कितने हो गए? 14। देखो जनक सिंह मीणा जो हिंदी ग्रंथकार की बुक आती है उसमें 13 लिखे हुए हैं, तो वो एक एरर है, ठीक है, ध्यान रखना। उसमें 12 या 13 शायद मेंशन है, तो वो वहां पर उनकी गलती है, ठीक है। पूरे आंकड़े नहीं दिए हुए हैं। तो अपने ओरिजिनल जो विधानसभा की साइट पे जाके पूरे आंकड़े चेक किए तो पता चला कि कितने हैं? 14। तो राजस्थान विधानसभा में अब तक कुल कितने निर्विरोध सदस्य? 14। प्रथम विधानसभा में 7, दूसरी विधानसभा में 5, तीसरी विधानसभा में 1 और पंचम विधानसभा में 1। अगर आपको इनके नाम चाहिए और विधानसभा क्षेत्र चाहिए वो भी मेरे पास अवेलेबल है।
ठीक है, अगर चाहिए किसी को तो आप कमेंट कर देना यूट्यूब में, ठीक है, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद में राजस्थान की कौन सी विधानसभा में तीन तीन मुख्यमंत्री नियुक्त हुए? भाई पहली और सातवीं विधानसभा थी जिनमें तीन तीन मुख्यमंत्री बने थे। पहली विधानसभा सब जानते हैं इसके बारे में, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास व मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। सातवीं विधानसभा, सातवीं विधानसभा में भी तीन मुख्यमंत्री बने थे। कितने मुख्यमंत्री? तीन। जगन्नाथ पहाड़िया, इनके बाद में बने थे शिवचरण माथुर, फिर शिवचरण माथुर को डी हत्याकांड के कारण इस्तीफा देना पड़ा और फिर इनके स्थान पर बने थे हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा। आजकल तो तीन मुख्यमंत्री की जगह दो दो मुख्यमंत्री पूछने लगे कि भाई कौन 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 सी राजस्थान की विधानसभा थी जिनमें दो दो मुख्यमंत्री बने थे, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितने मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने 3 बार पद के रूप में शपथ ली, या कितने मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने 2 बार पद के रूप में शपथ ली। ये भी आपको होमवर्क के रूप में तैयार करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 3 माह तक रोक सकती है। भाई ये स्टेटमेंट गलत है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। पहली बार 3 माह और फिर दूसरी बार 1 बार माह, कुल कितने हो गए? 4 माह। पहली बार 3 माह रोक सकती है, दूसरी बार अगर वापस भेज दिया विधानसभा तो उसको 1 माह तक रोक सकती है। तो कुल कितने? 4 माह। साधारण विधेयक पर विधानसभा एवं विधान परिषद की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही। देखो, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है, जैसे संसद में होता है अनुच्छेद 108 में कि भाई कोई साधारण विधेयक है जिसमें राज्यसभा एवं लोकसभा के बीच में मतभेद हो जाए तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है, परंतु विधानमंडल के लिए किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट अपना क्या है? सही है कि कोई प्रावधान नहीं है। सही कूट कौन सा? केवल 2। अगला प्रश्न, पहचान कीजिए, असुमिलित युग्म की पहचान कीजिए। प्रावधान, सबसे पहले अनुदान की मांग 202 में नहीं, कितने हैं? 203 में है। विनियोग विधेयक 204 बिल्कुल। अनुपूरक अतिरिक्त व अतिरिक्त अनुदान 205 और लेखानुदान, प्रत्याय अनुदान और अपवाद अनुदान 206 में उल्लेख है। 202 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। 202 में क्या है? राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका मतलब राज्यों का बजट, राज्यों का बजट का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 202 में किया गया। भाई बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। बजट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण किया गया। तो इसका अनुच्छेद आंसर क्या हो जाएगा? अपना एक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उन प्रस्तावकों की पहचान कीजिए जिन्हें छठी विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वयं वापस ले लिया था। इसके बारे में मैंने पहले बता दिया था। 2 नाम थे, गुल मोहम्मद और नवनीत पालीवाल। कौन थे? गुल मोहम्मद और नवनीत पालीवाल, 1 और 4। इंद्रनाथ मोदी कौन थे? सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले व्यक्ति थे। ये निर्दलीय विधायक थे। और राजा बहादुर 7वीं विधानसभा में कांग्रेस आई कि अपने ही सरकार, जो जगन्नाथ पाड़िया की सरकार थी, उनके विरुद्ध इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में एक ही सदस्य द्वारा किसी एक दिन अधिकतम कितने अतारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर हेतु प्रश्नों की सूची में रखे जाएंगे? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2 सूची में रखे जा सकते हैं। कितने? 2। अब तारांकित प्रश्न के बारे में बात करें। तारांकित प्रश्न क्या होता है? इनके उत्तर मौखिक में दिए जाते हैं, इसलिए पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई प्रश्न तारांकित प्रश्न है या अतारांकित प्रश्न, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण हमेशा विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा? 2। अगला प्रश्न, वर्तमान में प्राक्कलन समिति क और प्राक्कलन समिति ख को क्रमशः कितने विभागों से संबंधित प्राक्कलों के परीक्षण का दायित्व सौंपा गया है? ध्यान रखना भाई, 17 और 16 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्राक्कलन समिति क अर्जुन जी नगर और प्राक्कलन समिति ख बाबू सिंह राठौर। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति क के पास 17 विभाग है, प्राक्कलन समिति ख के पास कितने? 16 विभाग है। कुल प्राक्कलन समिति के पास कितने विभाग है? 33 विभाग है। तो 17 और 16 विभाग है क्रमशः। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर भी एग्जाम ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस धन्यवाद प्रस्ताव। पहली बात, धन्यवाद प्रस्ताव का उल्लेख है वो नियम 14 में है। नियम कौन से में? 14 में। ठीक है, अभी आरपीसी को कोई फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें ये जीके में इसी टाइप में क्वेश्चन पूछा था और 3 स्टेटमेंट दिए थे भाई जीके वाले क्वेश्चन में। तो पीएसआई वाले और आरएसपी वाले ध्यान रहे, इस टाइप का क्वेश्चन अगर वहां पूछा जा सकता है तो आपके पूछने की तो प्रबल संभावना है, या इससे भी टफ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वहां पूछा गया, तो इसीलिए हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना है। पहला कह रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा चयनित सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिए सदन में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, जब धन्यवाद प्रस्ताव विधानसभा के अंतर्गत लाया जाता है तो विधानसभा के पटल पर रखने पर मुख्यमंत्री एक एमएलए को चयनित करेगा और वह एमएलए है वो क्या करेगा, अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए प्रस्तुत करेगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री के द्वारा चुना गया एक और दूसरा सदस्य होगा, वह इस प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा। जैसे अपने पहले अंत्याक्षरी होते थे स्कूल में शनिवार को, उसमें पहले एक किसी के लिए हम कहते थे कि भाई इस प्रस्ताव को या इस हमें आज की जो अंत्याक्षरी सभा है उसका सभापति बनाता है, फिर दूसरे व्यक्ति खड़ा होता है और वो कहता है मैं इसका अनुमोदन करता हूँ। तो इसी प्रकार पहला एमएलए मुख्यमंत्री का होगा, मुख्यमंत्री बनाएगा उस एमएलए को और वो मुख्यमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगा। फिर दूसरा कोई और एमएलए होगा, वो उस धन्यवाद प्रस्ताव का क्या करेगा, अनुमोदन करेगा। वो क्या करेगा, अनुमोदन करेगा। और उसके बाद में उसकी एक सूचना है, वो कार्य जो सूचना संसदीय कार्य मंत्री है वो सूचना विधानसभा सचिव को दी जाएगी। किसको दी जाएगी, विधानसभा सचिव को दी जाएगी। और कौन देगा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन विधानसभा अध्यक्ष नहीं होगा, क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री द्वारा चयनित किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसकी सूचना संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विधानसभा सचिव को भेजी जाएगी। बाकी सारी चीजें सही है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधानसभा सचिव को ये सूचना कौन देगा, तो ये सूचना देने का काम संसदीय कार्य मंत्री करेगा। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया। आप अपने नोट्स में ऐड कर देना, यहाँ पर ये विधानसभा अध्यक्ष हटा देना, इसकी जगह मुख्यमंत्री डाल देना, बाकी पूरा इसमें सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड, इस प्रस्ताव पर कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर नियत समय पर चर्चा की जाती है। ये भी स्टेटमेंट अपना बिल्कुल सही है। सही कूट कौन सा है, 1 और 3 सही है अपने। राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है इसके बारे में जो जानकारी वो सारी यहाँ लिख ली है और नियम बता देना, नियम 14 है। ठीक है, ये पूरे के पूरे जो 3 स्टेटमेंट है वो अपने नोट्स में यहाँ पर ऐड कर लेना। अगला प्रश्न, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए गणपूर्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 189 1 2 3 और 4। भाई आजकल सब क्लोज वाला क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ पहले से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो 189 3 इसमें गणपूर्ति का उल्लेख है, कोरम का उल्लेख है। गणपूर्ति या कोरम, गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए भाई, ध्यान रखना गणपूर्ति के लिए 2 कंडीशन दी हुई है। एक तो हम पढ़ते हैं जो 1/10 सदस्य या 10 सदस्य, जो भी अधिक हो, जो भी अधिक हो। इसका क्या मतलब हो गया, इसमें 2 कंडीशन दी हुई है कि भाई मान लो किसी विधानसभा के अंदर कहते 50 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 50। इसका 1/10 कितना हो गया, 5। अब ये कह रहा है कि भाई इनमें से या तो कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, या फिर इन ये दोनों में से जो भी अधिक होगी। और फिर दूसरा इसमें देखो, मान लो किसी विधानसभा में कितनी सीटें हैं, विधानसभा किसी राज्य की विधानसभा की 50 सीटें हैं। तो 50 सीटों में पहली कंडीशन क्या बढ़ रही है, 1/10 यानी 5 सदस्य। दूसरी कंडीशन क्या करिए, 10 सदस्य। दूसरी कंडीशन क्या है, 10 सदस्य। सीधा परसेंटेज नहीं, 10 सदस्य। अब ये कह रहा है कि इनमें से जो भी अधिक हो वो गणपूर्ति होगी। इसका मतलब इसमें गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की जरूरत है, 10 सदस्यों की, क्योंकि अधिक कितने, 10। राजस्थान के संदर्भ में बात करें, राजस्थान में 200 एमएलए, 10% कितना हो गया, 20। और सेकंड क्या करे कंडीशन, 10 सदस्य। तो राजस्थान में कितने चाहिए, 10 या 20, अधिक कौन से है, 20। तो राजस्थान में ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, किसी राज्य में ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो 1/10 सदस्य या 10 सदस्य, पर्टिकुलर 10 सदस्य संख्या है, जो भी अधिक हो वो इसकी गणपूर्ति या कोरम माना जाएगा। तो 189 3 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1962 के राजस्थान राज्य विधानसभा निर्वाचन में स्वतंत्र पार्टी द्वारा कितने कितने स्थानों पर जीत दर्ज की गई थी, 36 स्थानों पर स्वतंत्र पार्टी द्वारा जीत की गई थी। देखो प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे 160 सीटों के लिए, दूसरी विधानसभा के चुनाव 176 में, फोर्थ विधानसभा के चुनाव 180 और 6 200। इसमें आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इनको 89 सीट मिली थी। तो अपना आंसर क्या हो गया, 1 नंबर।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10वीं विधानसभा में प्रथम महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी चयनित हुई। बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? तारा भंडारी। फिर 9वीं विधानसभा राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाली विधानसभा बनी थी। ये भी बिल्कुल सही है। 9वीं विधानसभा 1990 से लेकर 1992 तक रही थी। फिर जो बाबरी का मस्जिद विध्वंसक हुआ था, उसके कारण सभी राज्यों में जो बीजेपी शासित राज्य थे वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। संपूर्ण राजस्थान में पहली बार ईवीएम का प्रयोग 11वीं विधानसभा में किया गया था। नहीं, कौन सी में किया गया था? संपूर्ण राजस्थान में ईवीएम का प्रयोग 12वीं विधानसभा में किया गया था और राजस्थान में पहली बार ईवीएम का प्रयोग 11वीं विधानसभा में किया गया। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत। राजस्थान में पहली बार नोटा का प्रयोग 14वीं विधानसभा में किया गया। बिल्कुल सही है। नोटा, नन ऑफ दी अबव। जो नोटा का प्रयोग है वो कौन सी विधानसभा में किया गया भाई? 14वीं विधानसभा में किया गया। नोटा क्या है? सबसे नीचे बटन होता है, सबसे नीचे होता है ये, ठीक है, जानकारी आप सबको होगी। सबसे नीचे बटन होता है और ये गुलाबी कलर का होता है बटन, ये गुलाबी कलर का बटन होता है। चौथा स्टेटमेंट सही है। अब सही कौन सा है? 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 अपना सही आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि उन महिलाओं की पहचान कीजिए जिन्होंने प्रथम आम चुनाव में भाग लिया था। शांताबाई, यशोदा देवी, चिरंजी देवी, कमला बेनीवाल, रानी देवी, वीरेंद्रबाई। सही है। तो 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 6। देखो अभी मैंने बात की थी कि प्रथम विधानसभा चुनाव में 4 महिलाओं ने भाग लिया। ये आम चुनाव की बात हो रही। कमला बेनीवाल वगैरह ये जो यशोदा देवी जीते हैं ये उपचुनाव में जीती है। आम चुनाव की बात हुई तो प्रथम जो 52 में चुनाव हुए थे उसमें उनमें 4 महिलाओं ने भाग दिया था। 4 महिलाएं कौन कौन सी थी? एक थी अपने शांता देवी, शांताबाई, शांताबाई। दूसरा नाम है अपना वीरेंद्रबाई, वीरेंद्रबाई। तीसरा नाम है अपना रानी देवी और चौथा नाम है अपना चिरंजी देवी, चिरंजी देवी। ये तो आज तक आप पढ़ते आए होंगे, कोई इशू नहीं। अब कुछ ने अगर इनका थोड़ा सा और लेवल बढ़ा ले, पूछ ले कि भाई इन्होंने चुनाव लड़ा था कौन से विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था, वो भी ध्यान रखना है। कौन से राजनीतिक दल से लड़ा था वो भी ध्यान रखना है। भाई आरपीसी का कोई भरोसा नहीं। पेपर टफ बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो हमें भी उस हद तक जाके तैयारी करनी पड़ेगी। सिंपल सा तरीका और कोई तरीका नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले शांताबाई। शांताबाई का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट है। शांताबाई का कौन सा विधानसभा क्षेत्र? उदयपुर शहर। ये उदयपुर शहर से चुनाव लड़ी थी। वीरेंद्रबाई जयपुर शहर से। रानी देवी सोजत से। और चिरंजी देवी है ये फागी विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। चिरंजी देवी की पार्टी का नाम था कृषक लोक पार्टी, कृषक लोक दल। फिर रानी देवी का है नहीं, रानी रानी देवी हिंदू महासभा से नहीं थी, ये थी अपने सेकंड जनसंघ पार्टी। ये जनसंघ पार्टी से बिलोंग करती थी। वीरेंद्रबाई समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। और उसके बाद में शांताबाई का संबंध था अपने ये निर्दलीय थी। तो इसका क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावना है शांताबाई का। इसको आप और ढंग से पढ़ लेना। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम विधानसभा चुनाव में किस महिला ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे, कंफ्यूज करेंगे। तो निर्दलीय बाई कौन थे? शांताबाई। और वैसे मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है शांताबाई इधर विधानसभा क्षेत्र, चारों का नाम और विधानसभा क्षेत्र, या फिर चारों का नाम और फिर इनके सामने राजनीतिक दल, कुछ भी आ सकता है। तो हमें तैयार रहना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रतिपक्ष के नेता के बारे में बात कर रहा है।
विपक्ष का नेता पद दर्जा प्राप्त करने हेतु कुल सीटों का कम से कम 10% सीट प्राप्त करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कम से कम कितनी करनी चाहिए? 10% सीट प्राप्त करनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा में वर्ष 1977 से विपक्ष के नेता को मंत्रिमंडल के सदस्यों के समान वेतन भत्ते एवं सुविधाएं प्रदान की जाती है। ये भी सही है। लक्ष्मण सिंह सर्वाधिक 4 बार नेता प्रतिपक्ष है। बिल्कुल सही है। और मैं पूछ लूं, अगर राजस्थान विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन रहे तो जसवंत सिंह वो राजस्थान विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष रहे। तो ये अपना लक्ष्मण सिंह सर्वाधिक 4 बार नेता प्रतिपक्ष है भाई, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सही कूट क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 है चारों आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र जयपुर में है। बिल्कुल, जयपुर में कितने विधानसभा क्षेत्र है? 19। फिर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि राजस्थान में न्यूनतम विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर और प्रतापगढ़ में है, दोनों में 2-2 है। बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता वाला क्षेत्र जोटवाड़ा है। बिल्कुल सही है, जयपुर में है। और राजस्थान में न्यूनतम न्यूनतम पंजीकृत मतदान वाला केंद्र कौन सा है? किशनपोल, ये भी जयपुर में है। तो सही कूट कौन सा है? चारों कूट अपने सही है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न है कि ऐसे विधानसभा अध्यक्षों की पहचान कीजिए जो पहले विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे। क्या रहे? पहले विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे, उनकी पहचान करनी है। तो ध्यान रखना भाई, ऐसे राजस्थान के 5 ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष हुए हैं जो पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। पहले निरंजन नाथ आचार्य, निरंजन नाथ आचार्य। फिर शांतिलाल चपलोत, शांतिलाल चपलोत। उसके बाद में समर्थलाल मीणा, समर्थलाल मीणा। उसके बाद में गिरिराज प्रसाद तिवारी, और उसके बाद में 5 है अपने पूनम चंद बिश्नोई। ये राजस्थान विधानसभा के 5 ऐसे अध्यक्ष थे जो पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष है, उसके बाद में ये अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, तो निरंजन नाथ आचार्य बिल्कुल सही है, शांतिलाल चपलोत बिल्कुल सही है, रामनिवास मिर्जा बिल्कुल गलत है, गिरिराज प्रसाद बिल्कुल सही है, समर्थलाल सही है, और प्रद्युमन सिंह गलत है। अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 5 एंड 6। 1, 2 एंड 5, 6, 4 नंबर अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ अपने राजस्थान विधानसभा के जो महत्वपूर्ण 40 प्रश्न थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आई होप आपको बहुत सारे जो नए क्वेश्चन है, नए कंटेंट है, वो आपको मिले होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आरपीएससी पूछ सकती है। अब आप ये मत कहना कि सर बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा दिया, फैक्चुअल पढ़ा दिया वगैरह वगैरह। सारे ऑथेंटिक सोर्स है जहाँ से आरपीएससी क्वेश्चन बनाती है और आगे भी बनाएगी, वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं। इन फ्यूचर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन मैं तो कहता हूँ सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। देखो, जो परंपरागत क्वेश्चन है वो तो पूछे जाएंगे, उनमें मैं कुछ कहूँगा भी नहीं। ठीक है, जो हटकर एडिशनल जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, जिनकी मार्केट में अभी अवेलेबल जो उपलब्ध है वो भी नहीं है, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आई होप थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही होगी, पर लंबी होने से 40 क्वेश्चन किए थे, 40 क्वेश्चन के साथ हमने एडिशनल जानकारी खूब पढ़ ली थी। कुछ टॉपिक थे जिनके बारे में पूरा ही हमने चर्चा कर ली थी, जैसे स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, ये इन सारों के बारे में हमने पूरी जानकारी डिटेल से पढ़ ली। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भाई क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो बिल्कुल क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस। ठीक है।